हेलो बच्चों, क्या हालचाल। अब बज गए हैं सुबह के 4:40 और अब करने जा रहे हैं हम लोग ऐसे 700 की सीरीज। 700, 701 और 705। अभी तक हम लोग ने जो भी किया, अभी तक हम लोगों ने जो भी किया, ठीक है, उसमें हम लोगों ने सारे ऑडिट ओपिनियन के बारे में बात कर लिया, सब बात कर लिया, क्या क्या करना है, ये चेक करना, वो चेक करना, सब कर लिया। अब बारी है, बोलता ना ऐसे 200 ऐसे 700। ऐसे 200 ने मेरे को बोला था कि आपका मेन पर्पस है ओपिनियन एक्सप्रेस करना, ऐसे 700 हमको ओपिनियन एक्सप्रेस करना दिखाएगा। तो इसमें सबसे पहला जो ऐसे आता है वो ऐसे 700 जो है फॉर्मिंग एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फॉर्मिंग एन ओपिनियन ऑन फिनेंशियल, एक्चुअली ऑन फिनेंशियल स्टेटमेंट एक बहुत ही अजीब और डाइजेस्ट ना होने वाली चीज़ बच्चों को फील होती है कि ओपिनियन तो एक है मॉडिफाइड, एक है अनमॉडिफाइड। तो अनमॉडिफाइड, पहली बात अन लगा हुआ है तो वो चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती कि इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना। तो बोलते हैं सर इसका तो कोई मतलब ऐसे ही नहीं है, यही है उसका ऐसे। फॉर्मिंग एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो ऐसे 700 है, ये 700 का रेफरेंस तभी दिया जाता है जब हम लोग बोलते हैं कि हम लोग का सब कुछ सही है, मतलब कंपनी में सारी चीज़ें सही हैं, तभी हम लोग ये ओपिनियन देते हैं। ठीक है, तो इसका स्कोप क्या है, सबसे पहले इसके स्कोप पे आते हैं। डील्स विथ ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये क्या चीज़ के बारे में डील करता है? ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर का धर्म। इट डील्स विद ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फॉर्म एन ओपिनियन, टू फॉर्म एन ओपिनियन on the financial statements of an entity, on the financial statements of an entity। ठीक है, बेसिकली क्या बोला, डील्स विद द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन एंटिटी। ठीक है, ये इसका स्कोप है। नाउ व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब ऑडिटर के लिए ये क्यों जरूरी है? ठीक है, तो यहां पर ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो ऑब्जेक्टिव से क्लियर हो जाता है। टू एक्सप्रेस अ क्लियर ओपिनियन इन राइटिंग, मतलब लिखित में बता देता है ऑडिटर कि मेरा ओपिनियन क्लियर है, कि मेरे हिसाब से सब कुछ सही है, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। ठीक है, इसी ओपिनियन को अनमॉडिफाइड ओपिनियन बोलते हैं। अनमॉडिफाइड क्यों, मतलब कुछ भी चेंज नहीं करना। अनमॉडिफाइड कि कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सही है। ठीक है, सो व्हाट इज एन अनमॉडिफाइड ओपिनियन? बेसिकली अनमॉडिफाइड ओपिनियन का मतलब क्या होता है? दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर prepared as per applicable FRF। The financial statement as a whole are prepared as per applicable FRF, कि मतलब वो फिनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से ही बने हैं। ठीक है, एज अ होल आर प्रिपेयर्ड एज पर एप्लीकेबल FRF। ठीक है, अब इसी में ऑडिटर की रिपोर्ट का फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो ऑडिटर की जो रिपोर्ट होती है, ऑडिटर की जो रिपोर्ट होती है उसका फॉर्मेट कुछ इस प्रकार होता है। उसमें सबसे पहले टाइटल आता है, तो वो टाइटल में लिखता है इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। फिर आता है एड्रेसी, किसको दिया जा रहा है, जैसे ये तो मेंबर्स के लिए है तो मेंबर्स का नाम आ जाता है। फिर आता है ऑडिटर का ओपिनियन, कि कौन सा ओपिनियन दिया है इसने, क्लियर या क्या है वगैरह वगैरह। फिर देता है बेसिस फॉर ओपिनियन। अब देखो यही चीज़ मैं बता रहा हूँ अभी, जब मैं ऐसे 705 कराऊंगा ना,
तो ऑडिटर्स ओपिनियन जब आएगा तो वहां पर ऊपर जैसे यहाँ तो क्लियर है ना, तो ये ऑडिटर ओपिनियन आ गया कि क्लियर है, अनमॉडिफाइड है, और नीचे आ गया बेसिस फॉर ओपिनियन की जगह आएगा बेसिस फॉर क्लियर ओपिनियन। वैसे ही बेसिस फॉर अनक्लियर ओपिनियन या बेसिस फॉर मॉडिफाइड, बेसिस फॉर एडवर्स, मतलब वो चेंज हो जाएगा उस तरीके से लैंग्वेज। उसके बाद आप बताओगे कि गोइंग कंसर्न है कि नहीं। गोइंग कंसर्न पर एक पैरा आता है, फिर आता है काम पे पैरा, की ऑडिट मैटर्स। अभी आएगा ऐसे 701, इसके बाद यही है की ऑडिट मैटर्स 701, ठीक है। फिर बताता है सर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वही एक्सप्रेस एन ओपिनियन, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और फिर उसके बाद आता है सर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। खत्म कर लें मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हाँ 10 मिनट्स, 15 मिनट्स मोर, 10-15 मिनट्स। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो एक ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। फिर अपना सिग्नेचर देंगे नीचे, मतलब हम नहीं देंगे, ऑडिटर देगा। सिग्नेचर देंगे, कहाँ पर साइन किए हैं, प्लेस ऑफ सिग्नेचर, कहाँ पर, मतलब हाँ बाथरूम में बैठ के साइन कर रहे थे, नहीं भाई, कौन सी सिटी में, और लास्ट में डेट, कि किस दिन इसको साइन किया था। अब ये डेट बहुत ज़रूरी है सब्सिक्वेंट आइटम आइडेंटिफाई करने के लिए, जो अभी तुम पीछे किए हो ऐसे 560 में, ठीक है। अच्छा, अब ना कभी कभार मैनेजमेंट ना सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन भी ऐड कर देता है स्टेटमेंट में। तो अब ऑडिटर क्या है, वो सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन तो ऑडिट किया नहीं है, पर तुम इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अगर एक इन्वेस्टर को कुछ सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन दिख रही है फिनेंशियल स्टेटमेंट में, और वो देख रहा है ऑडिटर ने फिनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट किया है, तो वो तो यही समझेगा ना कि उसने सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन भी चेक की है, ठीक है। तो अब ये वाला टॉपिक बात करेगा सप्लीमेंट्री के बारे में, थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं। सप्लीमेंट्री बेसिकली मींस एडिशनल, ठीक है। तो अब सप्लीमेंट्री है, तो पहला क्वेश्चन ये है वेदर सप्लीमेंट्री इज अ पार्ट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। क्या सप्लीमेंट्री जो है वो क्या फिनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है, एज अ पार्ट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। अब यहां से दो चीजें आती हैं क्वेश्चन में, यस या नो, यस या दूसरा है नो, ठीक है। अगर आपका जवाब है यस, ठीक है, देन इट इज कवर्ड बाय ऑडिट ओपिनियन। मतलब उस केस में ये ऑडिट ओपिनियन से कवर्ड है, क्योंकि ये फिनेंशियल स्टेटमेंट का एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है। अगर आपका जवाब है नो, तब उस केस में मैनेजमेंट शुड डिफरेंशिएट इट इन स्टेटमेंट। तो उस केस में मैनेजमेंट को इसको स्टेटमेंट्स में डिफरेंशिएट करके दिखाना होगा, क्योंकि भैया ये फिनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है, तो इसको ऑडिटर ने ऑडिट नहीं किया। इवन अगर मैनेजमेंट नहीं भी दिखाता है ना उस तरीके से, तो ऑडिटर ये चीज दिखा देगा कि देखो भैया हमारा इसमें कोई योगदान नहीं है, मैंने सप्लीमेंट्री का ऑडिट नहीं किया है, ठीक है। दिस इज व्हाट इज देयर इन SS 700। नाउ वी कम टू 701 की ऑडिट मैटर्स, जिसको बोलते हैं काम। बेसिकली काम क्या है, काम है वो एरियाज जिसको ऑडिटर आइडेंटिफाई, मतलब हाईलाइट कराना चाहता है, किसके लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, कि इन्वेस्टर्स को, मेंबर्स को पता चले कि व्हाट आर द की ऑडिट मैटर्स, ठीक है, जहां पर उनका फोकस जाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग क्या सोचते हैं कि अगर ऑडिटर को मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं देना, तो वो क्या करता है कि क्लियर ओपिनियन देके काम में लिख देता है चीजें, कि ये चीजें मेरी की फाइंडिंग्स हैं। नहीं सर, ये चीज याद रखना, काम इज नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन। काम इज नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन। उसका ये पर्पस ही नहीं है, उसका ये पर्पस ही नहीं है, इट्स नॉट अ सब्सटीट्यूट, ठीक है। तो सबसे पहली चीज है स्कोप।
What is the scope? It deals with the auditor's responsibility. It deals with the auditor's responsibility to communicate key audit matters, to communicate key audit matters in the audit report, in the auditor's report. ठीक है, नेक्स्ट स्कोप ये है कि की ऑडिट मैटर्स इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे. नेक्स्ट, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है. ठीक है, टू हाईलाइट the key areas on which the audit opinion has been designed. तो ये बेसिकली क्या करते हैं, इसको देते हैं इसलिए ये दिखाने के लिए कि कौन सा ऑडिट का की एरियाज है, किस बेस पे ये डिजाइन किया गया है. मतलब जो बेसिकली क्या है कि क्यों हमने कौन से एरियाज को देख के ये अपना ओपिनियन दिया है. ठीक है, तो एक क्वेश्चन आता है, हाउ टू डिसाइड काम. हाउ टू डिसाइड काम. हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी ऐसी नॉलेज है जो की ऑडिट मैटर्स या काम में इंक्लूड होती है, हमें कैसे समझ में आएगा. हाउ विल वी अंडरस्टैंड दैट कि कौन सा डेटा काम में आएगा, कौन सा डेटा काम में आएगा. सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, areas of higher assessed risks of material misstatement. एरियाज ऑफ हायर असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. कौन से एरिया ऐसे थे जिसमें रॉम बहुत ज़्यादा हाई था. जहां पर रॉम ज़्यादा हाई है वही हमारे लिए की ऑडिट मैटर है. दूसरा, कोई ऐसा मैटर सिग्निफिकेंट इन ऑडिटर्स जजमेंट. सिग्निफिकेंट इन ऑडिटर्स जजमेंट कि ऑडिटर के हिसाब से ये मैटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट, तीसरा, सिग्निफिकेंट इवेंट्स. उस टाइम के दौरान अगर कोई सिग्निफिकेंट इवेंट हुए हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं तो वो भी कम्युनिकेट कर दिए जाएंगे. लेकिन अब कुछ बातों को आप नोट करेंगे. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नोट है. नॉट काम. ठीक है, नॉट काम. कौन सी चीज के लिए काम सब्सटीट्यूट नहीं है. इट इज नॉट काम सब्सटीट्यूट फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन. सर ये एक मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं देना था, काम दे दिया. इट इज नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर दैट. ठीक है, इट इज ऑल्सो नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर मटीरियल अनसर्टेनिटी एज टू गोइंग कंसर्न. ठीक है, नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर FRF डिस्क्लोजर कि अगर वहां पर नहीं बताया तो यहां पर बता देंगे. सेपरेट ओपिनियन ऑन इंडिविजुअल मैटर.
मतलब ये एक ऐसी हेडिंग है जो एक छोटा 4 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि कौन सी चीज काम का सब्स्टिट्यूट नहीं है, मतलब ये चीजों में क्या काम सब्स्टिट्यूट कर सकता है सेपरेट ओपिनियन ऑन इंडिविजुअल मैटर्स? तो नहीं सर, आप कोई मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हो, उसकी जगह काम में उसको नहीं डाल सकते। कोई मटेरियल अनसर्टिनिटी या गोइंग कंसर्न से रिलेटेड उसको काम में नहीं डाल सकते। एफआरएफ डिस्क्लोजर नहीं हुआ उसको काम में नहीं डाल सकते, या सेपरेट ओपिनियन और इंडिविजुअल फैक्टर्स पर है उसको काम पर नहीं डाल सकते। ये हो गया 701। अपना आखिरी ऐसे 705 और ऐसे मैराथन खत्म। आइए ऐसे 705। अब यहां पर होगा गंदा गंदा ओपिनियन। मॉडिफिकेशन इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। मॉडिफिकेशन इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। ठीक है, अब देखो सर, इसमें कौन से टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशन हो सकते हैं? ठीक है, देखो 3 ही है यार, इसमें जो इंपॉर्टेंट है ना वही पे आते हैं सीधा, बाकी सब बकवास है। टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशन, पहला क्या होगा सर? अगर जो मिस स्टेटमेंट है, ठीक है, मिस स्टेटमेंट है, वो मटेरियल है लेकिन परवेसिव नहीं है। परवेसिव का मतलब थ्रू आउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो आप सिर्फ क्वालिफाइड ओपिनियन दे देते हो, सिर्फ क्वालिफाइड ओपिनियन दे देते हो। अगर कोई मिस स्टेटमेंट है, देखो सर मिस स्टेटमेंट तो हमेशा ही होगा और वो हमेशा ही मटेरियल होगा। अगर मटेरियल नहीं होगा तो यहां आएगा ही नहीं ना, 700 में ही नहीं पड़ जाएगा। मटेरियल है और साथ ही साथ परवेसिव है, ठीक है, एंड यू हैव फाउंड द ऑडिट एविडेंस। आपको ऑडिट एविडेंस मिला है और मिल के पता चला है कि सब घटिया है, तो दैट केस इज एडवर्स ओपिनियन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मिस स्टेटमेंट है, मटेरियल भी है, ठीक है, मटेरियल भी है, ठीक है, मटेरियल भी है या नहीं भी हो सकता है, परवेसिव, ठीक है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ऑडिट एविडेंस नॉट फाउंड, हमको कोई एविडेंस ही नहीं मिला है इस चीज के बारे में, तब हम जाएंगे डिस्क्लेमर ऑफ एन ओपिनियन। ठीक है, तो दैट इज हाउ यू डिसाइड कि कौन सा ओपिनियन लगेगा। ठीक है, कौन सा ओपिनियन लगेगा, ठीक है। और इस केस में पता है क्या होता है जनरली? इस केस में क्या होता है? इस केस में अगर ऑडिटर ये सोचता है ना कि ये मटेरियल भी है और परवेसिव भी है, ऑडिटर सोचता है भैया मटेरियल भी होगा परवेसिव भी होगा, तो वो पता है विड्रॉ कर लेता है एंगेजमेंट से। कौन फालतू में मेहनत करके अपने को फालतू में बदनामी सहे, तो वो चुपचाप एग्जिट कर देता है इसमें से कि भैया मेरे को इसमें घुसना ही नहीं है। ठीक है, तो यहां पर ऑडिटर की लैंग्वेज क्या होगी पता है? दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड एज पर एफआरएफ एंड एज अ होल आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। जब वो एडवर्स बोल रहा है, डिस्क्लेमर में वो बोलेगा द ऑडिटर इज अनेबल टू obtain evidences that the financial statement as a whole are prepared as per FRF and are free from material misstatement। unable to obtain क्योंकि एविडेंस ही नहीं मिला। ठीक है, सो विद दिस हमारा ऐसे का पूरा मैराथन कंप्लीट होता है। वी हैव कवर्ड ऑल एसेस दैट आर नीडेड फॉर योर एग्जाम। जाइए फोड़ दीजिएगा एग्जाम, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ऑलरेडी मिल गए हैं,
कल पूरा दिन है आपके पास, हर एक ऐसे का वीडियो अपने नॉर्मल लेक्चर कंप्लीट कर लीजिए, पहले नॉर्मल रिविजन्स कर लीजिए, बाकी चैप्टर के फिनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर बढ़िया से कर लेना। ये एसेस के सारे वीडियो को 2 से 3 बार 1.5x में देखिए, पूरा एसेस को दिमाग में छाप लीजिए कि कोई भी आंसर आए आप ऐसे सही कोट करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज कमेंट जरूर करना आपको कैसा लगा। अब बज रहे हैं 5 सुबह के, एंड दैट इज व्हेन वी आर एंडिंग इट। बाय बाय, सी यू, टाटा।